नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में यानी कि लक्ष्य जीएस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश कुमार और आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का लोक अदालत। इससे पहले हमने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और जो कोर्ट्स की हायरार्कीज होती है कि सबसे ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, फिर अगर उसको देखें तो दो भागों में डिवाइड किया गया, एक सिविल साइड और एक क्रिमिनल। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे सीजेएमसी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। उसके अंडर कौन रहता है, जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कि सबसे लोअर रहती है। जबकि सिविल साइड पर देखें तो एक सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है और उसकी जो सबसे लोअर लेवल पर होती है वो होती है मुंसिफी कोर्ट। तो ये जो एक हायरार्की है इंडिया में हमारे कोर्ट्स की, और ये जो हायरार्की ज़्यादातर सभी स्टेट में एक जैसी ही है। उसके बाद हमने कवर किया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नलसा, NLSA, इसको कवर किया था। अब जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वो है लोक अदालत। लोक अदालत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है और क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिससे प्री में पूछा जाता है और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लोक अदालत का मतलब क्या है? देखो, लोक अदालत का मतलब है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक लोक और एक अदालत, यानी कि एक पीपल्स की कोर्ट। ये एक ऐसी फोरम होती है यहाँ पर जो केसेस केसेस यानी कि कोई भी डिस्प्यूट है जो कोर्ट में पेंडिंग में है। ठीक है, और कोर्ट में क्या है कि प्री लिटिगेशन स्टेज, यानी कि प्रारंभिक जो स्टेज होती है कोर्ट्स की, अगर उसी स्टेज पर है और जिन पर अभी भी सुनवाई कोर्ट के द्वारा शुरू नहीं की गई है। ठीक है, तो उन केसेस को इस लोक अदालत में लाकर उनको सेटल किया जाता है, उन पर समाधान उन पर किया जाता है। ठीक है, तो ये लोक अदालत में काम किया जाता है। नीचे इसमें मीनिंग बताया गया है, मीनिंग वही जो भी मैंने बताया कि लोक अदालत एक पुरानी फॉर्म है ऑफ एजुकेटिंग सिस्टम प्रिवेल्ड इन दी एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में। देखो क्या होता था पहले, जो गांव में अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम पे, अगर हम हमारे तुम्हारे जो दादे परदादे हैं उनके समय पर ये कोर्ट कचहरी तो ज़्यादा थी नहीं। तो उस समय पर जैसे कोई भी अगर घटना या कोई विवाद होता था तो एक गांव में जो एक पंचायत बुलाई जाती थी, उस पंचायत का जो मुखिया और जो अन्य सदस्य होते थे वो मिलकर जो डिसीजन लेते। ठीक है, और जो भी होता था वो अपना जो डिसीजन देते। तो ये एक लोक अदालत जो है उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर एक बनाई गई है, जो क्या है कि ये सिस्टम किस पर बेस्ड है, गांधी की प्रिंसिपल्स पर। एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि एक दूसरा एक विकल्प रखा गया है कोर्ट के अलावा, जहां पर जो भी विवाद है उनको सुलझाया जा सके, उन पर समाधान किया जा सके। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के कोर्ट्स है वो पहले से ही ओवरबर्डन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस से, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक केस को सॉल्व होने में। द कोर्ट टेक्स ईयर्स टुगेदर टू सेटल इवन पिटी केस, यानी कि कई बार तो कैसा होता है कि जो एक व्यक्ति है जिसका केस चल रहा है, उसकी इस केस के दौरान मृत्यु भी हो जाती है, वो गुजर जाता है, लेकिन उसका केस जो है वो चलता रहता है, डिसीजन कहीं बाद में आकर आता है। तो ये एक बहुत एक लंबी प्रोसेस है। तो इसीलिए क्या है कि इसको एक जल्दी सॉल्व करने के लिए इन लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में लाया गया था। अब लोक अदालत की एक बात और भी है कि जैसे हम सामान्य कोर्ट की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। क्या है कि देखो, एक अच्छा खासा एक वकील हायर करना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट की फीस हो गई, डॉक्यूमेंट की फीस वगैरह हो गई, ये बहुत सारी जो है, एक तरीके से केस जो है, एक आदमी अगर किसी भी केस में अगर उलझ जाता है तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो लोक अदालत में क्या है कि इन सब चीज़ों में नहीं, ऐसा कुछ खर्च नहीं होता है। यहाँ पर ना ही तो कोई देखो जीतता है और ना ही कोई तबाह होता है। यहाँ पर क्या है, केवल केवल जो है विवाद, जो भी डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट जो है वो किया जाता है। तो लोक अदालत जो है एक अनदर अल्टरनेटिव है जुडिशियल सिस्टम, यानी कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसमें एक दूसरा एक विकल्प दिया गया है, जिसमें क्या है कि एक जल्दी से और एक चीप मतलब कम और एक्सपीडिशियस जस्टिस टू द कॉमन मैन बाय वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट व्हिच आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स एंड आल्सो दोस व्हिच हैव नॉट बीन येट रीच्ड कोर्ट। यहाँ पर वही है कि जो चीज कोर्ट में एक लंबे समय में जो चीज तय की जाती है, जिसका समाधान किया जाता है, उसको लोक अदालत में कम समय में और एक सही तरीके से उस पर समाधान जो है वो कर दिया जाता है। अब बात करें इनकी स्टेटस की, क्या इनका जो स्टेटस क्या है? तो पहली बार जो लोक अदालत लगाई गई थी वो लगाई गई थी गुजरात में, और कब, 1982 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें या हाईलाइट कर लें। ये पहली जो लोक अदालत का कैंप कहाँ लगाया गया था, तो गुजरात में, कब, 1982 में। जब गुजरात में इस लोक अदालत की जब सफलता देखी गई थी कि हाँ, इससे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जल्दी केसों का सुविधा जो समाधान हो रहा है, उसके बाद भारत सरकार ने क्या कि इसको हर एक हमारी जो कंट्रीज की हर एक स्टेट में इसको फैलाया, मतलब अदर पार्ट्स हैं उनमें इसको खोलना शुरू कर दिया था लोक अदालत को, ताकि जो अदर स्टेट है वो भी इसका लाभ जो है उठा पाए।
तो इन व्यू ऑफ ग्रोइंग द पॉपुलरिटी these arose a demand of providing a statutory backing the institution and award given to the by the लोक अदालत। यानी कि यहाँ पर एक बात की गई थी कि क्या कि ये जो निर्णय दिए जा रहे हैं लोक अदालत के द्वारा, तो इनको एक दर्जा दिया जाए। वो दर्जा क्या है कि वैधानिकता इनकी दी जाए, वैलिडिटी, ताकि जो भी निर्णय इनके द्वारा दिए जाएं वो एक जो लोग हैं ना उसको पूरी तरीके से मान सकें। और उसी को देखते हुए एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया था 1987 में, और वो एक इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस का एक दर्जा प्रोवाइड कराता है। अब कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं कैसे ये लोक अदालत जो है काम करती हैं। तो हमने देखो पिछली वीडियो में देखा था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो पास किया गया था, ये अथॉरिटी जो है उसमें क्या है कि हर लेवल पर एक सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक लोअर लेवल तक एक कमेटीज बनाई गई थी। वो कमेटीज का क्या कि उनका कमेटीज का काम है कि जो वीकर सेक्शन हमारे सोसाइटी के उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। तो इसमें वही बताया गया है कि स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट पर ऐसी हाई कोर्ट पर ये अथॉरिटीज बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट है कि हर एक अदालत जो भी एक एरिया में ऑर्गेनाइजर लगाई जाएगी उसमें कौन-कौन होगा? तो उसमें क्या है कि रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर यानी कोई भी एक अधिकारी होगा जो रिटायर्ड हो चुका है, और कुछ अन्य पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जनरली बात करें तो क्या जुडिशियल ऑफिसर होगा, एक चेयरमैन और एक वकील होगा, ठीक है? और एक सोशल मेंबर हो सकते हैं, मतलब सामाजिक ऐसे व्यक्ति जो पहचान करते हैं कि हाँ, ये पुअर सेक्शन है और इनको कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। तो वो उनकी तरफ से जो आते हैं, तो ये जो कुछ मेंबर्स हैं वो इसका पार्ट बनते हैं, ठीक है? अब कौन-कौन सी जो केसेस हैं या लोक अदालत शैल हैव जुरिडिक्शन टू डिटरमाइन एंड टू अराइव अ कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़ इन रेस्पेक्ट, मतलब किसके संदर्भ में। तो कोई भी केस अगर पेंडिंग है कोर्ट में, उस पर सुनवाई हो सकती है लोक अदालत में, या कोई भी मैटर व्हिच इज़ फॉलिंग विदिन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड नॉट ब्रॉट अभी सच, मतलब कोई भी एक ऐसा मामला जो उस न्यायालय की न्यायिक क्षेत्र में है, लेकिन अभी वो कोर्ट में नहीं आ पाया है, तो उसका भी जो समाधान है वो लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो प्री लिटिगेशन यानी कि जो प्रारंभिक स्टेज पर होते हैं उन्हीं केसेस की सुनवाई होती है, या जब सुनवाई होती है कि जब दोनों पार्टी सहमत हो जाती है कि हाँ इस केस को जो है लोक अदालत के माध्यम से सुलझा लिया जाए, ठीक है? तब उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है लोक अदालत में। अब कौन-कौन से मैटर्स की सुनवाई कर सकता है लोक अदालत में हो सकती है, तो देखो पहले तो जो पारिवारिक मामले होते हैं, मैट्रिमोनियल है, ठीक है? फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, क्रिमिनल है, केसेस हैं, लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई केस है, या लेबर से है, वर्कमैन कंपनसेशन है, बैंक के रिकवरी के जो केस होते हैं, पेंशन के केस हैं, हाउसिंग बोर्ड या स्लम क्लियरेंस है, फाइनेंस केस के हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली विभाग से संबंधित कोई भी विवाद है या टेलीफोन का विवाद है, ठीक है? हाउस टैक्स है, ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ये जो मामले हैं वो लोक अदालत के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन लोक अदालत shall have no jurisdiction in respect of any case or the matter related to an offence not compoundable under any law, यानी कोई भी एक ऐसा मामला जो किसी भी लॉ में नहीं है उसको लोक अदालत के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता, उसको एक नॉर्मली कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ दिया गया है कौन-कौन से कोई भी केस जो पेंडिंग है कोर्ट के सामने उसको रेफर किया जाता है लोक अदालत में फॉर सेटलमेंट के लिए। पहला है पार्टीज देयर ऑफ एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट इन द लोक अदालत, या कब, जब मैंने भी बताया था कि पार्टीज अगर सहमत हो जाती हैं कि वो जो मामला है उसको लोक अदालत के द्वारा समझा सुलझाया जाए, तब उसको लेकर आया जाता है इसकी कोर्ट में। या वन ऑफ दिस पार्टीज देयर ऑफ मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट रेफरिंग टू द केस, या उनमें से दो पार्टी में से कोई सी एक पार्टी ये कह दे वही कोर्ट में कि हम मेरा जो मामला है उसको लोक अदालत में भेज दिया जाए और वहां से जल्दी इसको रिजॉल्व किया जा सके। या फिर तीसरा केस क्या है जब कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर इज एप्रोप्रिएट वन टू टेक कॉग्निजेंस बाय द, यानी कि अगर कोर्ट को स्वतः ये संज्ञान या संतुष्ट हो जाता है कि ये मामला जो है वो लोक अदालत द्वारा सुलझाया जा सकता है, ठीक है? तो वो उसे ट्रांसफर वहां कर देते हैं। तो इन द केस अगर प्री लिटिगेशन स्टेज में है तो मैटर भेजा जाता है लोक अदालत के पास है उसके सेटलमेंट के लिए by the agency organizing लोक अदालत on receipt of an application from any one of the parties of the dispute। पांचवा पॉइंट क्या है कि लोक अदालत है shall have the same power as are vested in the civil courts, यानी कि जो हमारे नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं सिविल या क्रिमिनल जो कोर्ट्स होते हैं उनको जो पावर दी गई है वही पावर जो है लोक अदालत के पास है, ठीक है? इसमें कुछ चीजें ऐसे बताई गई हैं कि कैसे एक एफिडेविट बनता है, कैसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड पर उसको कैसे एंट्री की जाती है, तो वही सब जो नॉर्मल कोर्ट्स काम करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल लोक अदालत भी काम करती है।
नेक्स्ट अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें कि लोक अदालत से क्या फ़ायदे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द बेनिफिट कुछ आर एस फॉलोज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोक अदालत में पहली बात तो कोई कोर्ट फीस नहीं है, ठीक है। और यदि कोई कोर्ट फीस जो पहले दे दी गई है उस पार्टी के द्वारा, तो वो रिफंड कर दी जाती है यदि मैटर लोक अदालत में सेटल होता है तब। दूसरा है बेसिक फीचर, और हम बात करें लोक अदालत की, तो ये क्या है कि यहाँ पर बहुत तेजी से ट्रायल होता है, ठीक है, किसी भी डिस्प्यूट का बहुत तेजी से ट्रायल होता है। देयर इज अ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ लाइक द सिविल। यहाँ पर कोई भी एक सीपीसी इंडियन जो एविडेंस एक्ट है, जब कोई भी क्लेम किया जाता है लोक अदालत में, तो उन सब चीज़ों की ज़्यादा उस पर गौर नहीं दिया जाता, बल्कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि कैसे इस मैटर को है दोनों पार्टीज के बीच में सुलझाया जा सके। तीसरा है द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज थ्रू देयर काउंसिल एंड विच इज नॉट पॉसिबल इन द रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ये कहना है कि एक नॉर्मल सामान्य कोर्ट में क्या होता है कि हमारे द्वारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि हमारे जो लीगल जो वकील से होते हैं, वो हमारा केस जो है वो हमारे बिहाफ पे लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन लोक अदालत में क्या है कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं जिनके सामने सुनवाई चलती है, उनसे हम डायरेक्टली जो है वो बातचीत उनसे कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है जो भी अवार्ड है, यानी कि जो भी सुनवाई की जाती है लोक अदालत के द्वारा, जो भी निर्णय दिया जाता है, वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग रहता है, ठीक है। और इसीलिए वो किसी भी दूसरे के कोर्ट में उसको अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब उनके खिलाफ जो है वो पिटीशन नहीं कर सकते। इन द व्यू ऑफ एवर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, लोक अदालत आर बोन टू द लिटिगेशन पब्लिक एज दे कैन गेट देयर डिस्प्यूट सेटलमेंट फास्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एमिकेबली। अब कुछ नीचे दिया गया है कि जो ईडीआर है, ईडीआर का मतलब होता है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि वैकल्प दिया गया किस तरीके से जो विवाद है उसको रिजोल्व किया जाए। तो उसने कुछ फायदे बताए हैं लॉ कमीशन ने, क्या होता है कि एक तो लेस एक्सपेंसिव होता है, कम समय में जो केस को सॉल्व किया जाता है, फ्री होता है फ्रॉम टेक्निकलिटीज, यानी कि जो अभी हमने ऊपर देखा था कि ये कॉपी करनी है कि या और भी बहुत ज़्यादा फाइलों के खटरम रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों से यहाँ पर वो फ्री रहता है। पार्टी इस तरीके से बिल्कुल फ्री हो सकती हैं, बिल्कुल फ्री रहती हैं, और अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो अपने सामने करती हैं, कोर्ट के सामने देती हैं। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि ना तो कोई केस हारता है, ना ही कोई केस जीतता है, बल्कि क्या है कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। उनको एक कहते हैं ना कि समझौता करवाया जाता है, ठीक है? ताकि वो जो समाधान है उस केस को लेकर हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट लोक अदालत। अब जैसे ही लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसफुल हुई इंडिया में, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया था परमानेंट, यानी कि ये जो लोक अदालत थी इनको परमानेंट कर दिया गया था। तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में जो पास किया गया था, उसको अगेन 2002 में संशोधन किया गया था उसमें, और संशोधन के बाद जो लोक अदालत है इनको एक परमानेंट का स्टेटस दे दिया था, यानी कि अब ये रेगुलर बेसिस पे जो है वो लगती हैं। आपकी जो नज़दीकी अगर हम बात करें मुंसिफी या फिर जो तहसील वगैरह होती है, वहाँ पर लोक अदालत जो है वो वीक में 1 डे जो उसका आयोजन किया जाता है, और उसमें जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो डायरेक्ट जो है वो उन्हें बताई जाती है, तो वो एक्शन लेते हैं। अब मेन फिर से वही क्या कारण है, तो वो सब रीज़न इसमें बताए गए हैं जो अभी हमने पहले भी कवर किए हैं, ठीक है? तो कोई ज़्यादा इसमें नया नहीं है। फीचर्स की बात करें, सेम फीचर्स हैं, वही कि वो रिटायर्ड देखो यहाँ पर फीचर्स क्या है कि जो परमानेंट लोक अदालत होती हैं, उसमें कौन होगा, एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन भी कौन होगा, या तो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या कोई भी एक अन्य जुडिशियल ऑफिसर जो हायर इन द रैंक देन द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट जज से जो ऊपरी रैंक का हो, वो इसमें होएगा। 2% कुछ और 2% कुछ अलग हो सकते हैं, वो इस लोक अदालत में बैठेंगे, ठीक है। अब लोक अदालत में फिर से वही किन-किन मामलों पर सुनवाई होती है, तो अभी हमने पीछे देखा था कि पैसेंजर्स हैं, गुड्स हैं, रोड एंड वाटर पर है, ट्रांसपोर्ट सर्विस को लेकर सुनवाई होगी, टेलीफ़ोन है, पेंशन के हैं, पावर की सप्लाई है, इत्यादि मामलों पर जो है इसमें सुनवाई होती है। इसमें कुछ लिमिट बताई गई, जिन केसों की जो लिमिट है लगभग 10 लाख तक है, उनकी सुनवाई इसमें हो सकती है, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत जो होता है उनको कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है रेस्पेक्ट टू द एनी मैटर, ये अभी ऊपर कवर किया ही हमने। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा इसके फीचर्स जो अलग नहीं है, जैसे लोक अदालत के हैं वैसे ही इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है फैमिली कोर्ट, यानी कि पारिवारिक जो न्यायालय होती है वो। फैमिली कोर्ट जो है एक्ट आया था, कब आया था, 1984 में, और इसका मेन प्रोविज़न क्या था, इसको इसके पीछे लाने का मेन उद्देश्य यही था कि जो पारिवारिक पारिवारिक जो विवाद होते हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसे विवाद होते हैं, अगर इनमें अगर कुछ देर की जाती है, तो एक परिवार के एक बिछड़ने के जो का चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कैसे उसको एक मतलब बाँध के रखना है, जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है,
जो बताता है कैसे हमारे यहाँ एक जो पूरा जो परिवार है वो एक मिल-जुल के रहते हैं। तो उसी तरीके से उसको बनाए रखने के लिए इन जो ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको जल्दी रिज़ॉल्व किया जाए, इसीलिए एक अलग से कोर्स बनाई गई, जिनको कहा गया फैमिली कोर्ट्स। अब यहाँ कुछ रीज़न्स बताए गए हैं फैमिली कोर्ट्स के, कि सेवरल एसोसिएशंस ऑफ वुमेन्स, अदर ऑर्गनाइजेशंस, individuals have urged from time to time that family court be set up for the settlement of family dispute, where emphasis should be laid down on conciliation and achieving socially desirable result and adherence to the rigid rules of the procedure। यहाँ पर वही बताया गया है कि कुछ जो सामाजिक संगठन होते हैं जो महिलाओं को लेकर हैं या और किसी को और भी अन्य फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, उन्होंने ये समय समय पर कहा है कि फैमिली कोर्ट्स का गठन किया जाए और इनका केवल और केवल सुनवाई किस मामले का है, जो परिवार डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, उन पर ही सुनवाई करें। जो लॉ कमीशन थी उन्होंने अपनी 59th रिपोर्ट में भी इस चीज़ को जोड़ दिया था कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं किससे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, उनको किसके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, फैमिली कोर्ट्स के द्वारा उनको रिजॉल्व किया जाए। थर्ड पॉइंट है हाउएवर नॉट मच यूज हैज बीन मेड बाय द कोर्ट इन एडॉप्टिंग दिस कंसिलिएटरी प्रोसीजर एंड द कोर्ट कंटिन्यू टू डील विद फैमिली डिस्प्यूट इन द सेम मैनर एज अदर सिविल मैटर्स एंड द सेम एडवर्सरी अप्रोच प्रेवेल्स। यहाँ पर कुछ अलग नहीं, वही है सब चीज़ें। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और रीजंस यहाँ से फॉर सेटिंग, मतलब जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको सेटअप करने के लिए, उनको बनाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो अभी हमने ऊपर देखा मेन रीजंस भी वही हैं। तो पहला क्या है कि टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड कोड which will exclusively deal family matters so that such a court may have the necessary expertise to deal with these cases expeditiously। यानी कि वही है कि फैमिली कोर्ट्स का मतलब क्या है कि फैमिली मैटर्स हैं उनको जल्दी जो है और एक एक्सपर्टीज यानी विशेषज्ञों के द्वारा उनको जल्दी समाधान किया जा सके। टू इंस्टीट्यूट अ मैकेनिज्म फॉर कंसिलिएशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड द फैमिलीज, यानी कि परिवार से रिलेटेड जो विवाद है उन पर मध्यस्थता की जा सके। दूसरा क्या है कि इनएक्सपेंसिव रेमेडीज, यानी कि अदर कोर्ट्स में क्या बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जबकि फैमिली कोर्ट्स में वो है यही जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो जो फैमिली कोर्ट जो एक्ट पास किया गया था 1984 में, उसकी क्या विशेषताएं हैं कि ये स्टैब्लिश करता है फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट विचार विमर्श करने के बाद इनका गठन कर सकती हैं। और ये एक ऑब्लिगेटरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी ये ड्यूटी दी गई है राज्य सरकार को कि वो अपने हर शहर में या हर टाउन में जिसकी आबादी जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, जिसकी शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर एक फैमिली कोर्ट जो है वो सेटअप करेगी। और ये राज्य सरकार को इस योग्य बनाती है कि वो फैमिली कोर्ट्स को अदर एरियाज़ में जहाँ उसे लगता है कि ज़रूरत है, वहाँ पर भी सेट उन्हें बना सकती है, ठीक है। अब कौन-कौन से मैटर्स जो होते हैं सुलझाए जाते हैं फैमिली कोर्ट्स में, तो वो ये मैट्रिमोनियल यानी कि विवाह संबंधी, और जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन यानी डाइवोर्स है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, डिक्लेरेशन वैलिडिटी ऑफ द मैरिज यानी कि जो शादी वगैरह उनकी वैधता है, तो इससे रिलेटेड है, या जो स्पाउस की जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है उस वो भी यहीं पर सुलझाया जाता है। लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की लेजिटिमेसी जो है वो यहाँ पर फिक्स की जाती है। गार्जियनशिप से रिलेटेड यदि कोई भी है या कोई बच्चा है, उसकी कस्टडी से रिलेटेड भी कोई केस है तो वो फैमिली कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। मेंटेनेंस जो भत्ता वगैरह दिए जाते हैं वाइफ को या चिल्ड्रंस को या पेरेंट्स को, वो भी सब फैमिली कोर्ट्स में सॉल्व किए जाते हैं। It makes it obligatory on the parties of the family code to endeavor in the first instance to effect the conciliation settlement with the parties of the family। यहाँ पर वो क्या है कि ये फैमिली कोड को पावर दी है कि पहले ही क्षण में, ऐसा नहीं कोई अपील की जाए फैमिली कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं, पहले इंस्टेंस में ही जो फैमिली डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करे वो, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड फॉर द एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज, काउंसलर्स एटसेट्रा ड्यूरिंग कंसिलिएशन स्टेज एंड ऑल्सो टू सिक्योर द सर्विस ऑफ मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्टीज। यहाँ पे बताया गया सामाजिक संगठन है या जो एजेंसीज वगैरह होती हैं वो भी मध्यस्थता कर सकते हैं इस स्टेज पर किसी भी पार्टी को लेकर। इट प्रोवाइड्स that the parties to a dispute before a family court shall not be entitled as of the right to be represented by the legal practitioner। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो भी डिस्प्यूट है किसी भी फैमिली को लेकर, तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि जो वकील वगैरह हो उनको हायर करो, आप सीधे तौर पर खुद भी अपनी तरफ से पैरवी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड ओनली वन राइट ऑफ अपील विच शैल बी लाइट, यानी कि फैमिली कोर्ट के
जजमेंट, उन्होंने कोई भी किसी भी मैटर पर अपना जो निर्णय दिया है, तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है और ये अपील कहाँ की जाएगी? हाई कोर्ट में की जाएगी। जबकि हमने लोक अदालत में देखा था कि लोक अदालत के द्वारा यदि कोई भी केस सुलझाया गया है, ठीक है? और उस पर अपना जो निर्णय दिया गया, तो उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। अगर मान लो लोक अदालत के केस में अगर अपील की जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि फिर से वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, एक पेंडेंसी है कोर्ट में वो बढ़ जाएगी। तो उसको कम करने के लिए तो लोक अदालत को बनाया गया है, तो फिर कोई ऐसा फ़ायदा नहीं रहेगा लोक अदालत का। इसीलिए लोक अदालत के केस में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन फैमिली कोर्ट में क्या होता है कि यहाँ एक राइट दिया गया है कि इसकी जो केस इसमें अपील की जा सकती है और वो कहाँ की जाएगी? हाई कोर्ट में सीधे। और वही प्रोविज़न्स है एक ग्राम न्यायालय का। ग्राम न्यायालय का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया था? 2008 में। और जबकि जो तुम्हारी की अभी हमने देखा था फैमिली कोड, और फैमिली कोड का जो एक्ट आया था, फैमिली कोड एक्ट वो आया था 1984 में। 2008 में ग्राम न्यायालय का आया है। तो ग्राम न्यायालय का मतलब भी क्या है? यहाँ पर क्या है, ग्राम जो ग्रामीण लेवल होती है, वहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना। और किस उद्देश्य से? ताकि जो जस्टिस है वो उन नागरिकों को दिया जा सके उनके दरवाजे पर ही। और वो खासकर वो नागरिक जो कि सोशली बैकवर्ड है, यानी सामाजिक पिछड़े हैं, या जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनको जो न्याय है वो मिल सके। तो उसी के आधार पर जो है इनको बनाया गया था। तो यहाँ पर जो रीजंस बताए गए हैं, कुछ रीजंस हैं कि जैसे गरीब है और जो डिसएडवांटेज है, ऐसे जो पीपल्स हैं जिनको कानून की समझ नहीं है, उन सभी को जो है वो न्याय मिल सके। तो यही कुछ इसमें राइट्स दिए गए हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। जो भी हमने तुम्हारे की फैमिली कोर्ट्स या लोक अदालत की देखे थे, वही सेम प्रोसेस जो है वो ग्राम न्यायालय में, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कवर होता है पूरा। इसमें कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते हैं। सिर्फ जो एक्ट है कि किस से फैमिली कोर्ट की अगर हम बात करें, तो जो फैमिली कोर्ट है, किस एक्ट के द्वारा पास किया गया था इसको? तो 1984 के द्वारा इसको जो कोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया गया था। वहीं अगर बात करें तो लोक अदालत के संबंध में, लोक अदालत के संबंध में कोई जो एक्ट है वो कब पास किया गया था, ठीक है? तो इससे रिलेटेड है। तो कोई भी और नहीं है, बस आपको सिर्फ़ इनकी डेफिनिशंस वगैरह है वो याद रखनी है। और ये जो चैप्टर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कवर होता है। कैसी लगी वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।